नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम नवीन राज्यों के उदय की इस श्रृंखला में मैसूर राज्य को पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा अध्याय है जहां दो असाधारण शासकों ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत यानी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हैदर अली के उदय के साथ, एक सैनिक से सेनापति तक का उनका सफर। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में मैसूर की जो असली ताकत थी वो राजा चिक्का कृष्णराज वाडियार के हाथों में नहीं बल्कि दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के पास थी। असल में उन्होंने राजा को महज एक कठपुतली बना रखा था। और ठीक इसी दौर में 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी एक बहुत ही मामूली सैनिक के तौर पर शुरू की थी। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी सोच और प्रतिभा वाकई कमाल की थी। 1749 में उनके मिलिट्री करियर की औपचारिक शुरुआत हुई और यहीं से डिंडीगुल का शस्त्रागार उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। साल 1755 में नंजराज ने हैदर को डिंडीगुल का फौजदार यानी कि मिलिट्री हेड नियुक्त किया। हैदर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स की मदद से एक मॉडर्न शस्त्रागार की स्थापना की और अपनी सेना को वेस्टर्न स्टाइल में ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। ये उनकी दूर की सोच का पहला बड़ा सबूत था। अब जब हैदर की सैन्य ताकत बढ़ रही थी तो जाहिर है उनका अगला कदम था सत्ता पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। 1758 में हैदर ने मैसूर की राजनीति में सीधे तौर पर दखल दिया और दोनों मंत्रियों नंजराज और देवराज को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। 1761 तक आते आते उन्होंने नंजराज को तो पूरी तरह सत्ता से ही बेदखल कर दिया और मैसूर की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स से 1761 से 63 के बीच डोडबल्लापुर, सेरा, बिदनूर और होस्कोट जैसे कई इलाकों को जीत लिया। लेकिन सत्ता संभालने के बाद हैदर के सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती आई। वो थे ताकतवर मराठा। पानीपत की हार से उभरने के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया। 1764, 1766 और फिर 1771 में मराठों ने हैदर अली को हराया, जिसके चलते हैदर को बहुत सारा पैसा और इलाके उन्हें देने पड़े। लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु ने जैसे पासा ही पलट दिया। हैदर अली ने 1774 से 76 के बीच गुरिल्ला वॉरफेयर करके अपने सारे खोए हुए इलाके वापस छीन लिए। हैदर की ये बढ़ती ताकत अब अंग्रेजों को जरा भी रास नहीं आ रही थी और बस यहीं से पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की डिप्लोमैटिक जमीन तैयार होने लगी। युद्ध का असल कारण था अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा। बंगाल जीतने के बाद वो अपनी मिलिट्री पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि की, जिसके तहत निजाम ने उत्तरी सरकार का इलाका अंग्रेजों को दे दिया और बदले में अंग्रेजों ने मैसूर के खिलाफ निजाम को सुरक्षा देने का वादा कर लिया। यहीं से गठबंधनों में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। जब हैदर अली मराठों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने निजाम को मैसूर पर हमला करने के लिए उकसाया। इस धोखे से नाराज होकर हैदर अली ने अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने फौरन मराठों से शांति समझौता कर लिया और निजाम को भी अपनी तरफ खींच लिया। अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। हैदर, निजाम और मराठों का एक जॉइंट फ्रंट अंग्रेजों के साथ ही कर्नाटक पर हमला करने के लिए एकदम तैयार था। और बस इसी के साथ शुरू हुआ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका अंत हुआ मद्रास की संधि से। चलिए देखते हैं कि युद्ध में हुआ क्या क्या। सितंबर 1767 में हैदर और निजाम की सेनाओं ने संगम और तिरुवन्नामलाई में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। लेकिन निजाम एक भरोसेमंद साथी बिल्कुल नहीं था और फरवरी 1768 में उसने फिर से पाला बदल लिया और अंग्रेजों से जा मिला। अब हैदर अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पलटवार किया और बंबई से आई अंग्रेजों की एक ट्रेंड टुकड़ी को भी हरा दिया। 1769 तक तो वो अंग्रेजों को खदेड़ते हुए सीधे उनके गढ़ मद्रास के दरवाजे तक पहुंच गए। अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और उन्हें मजबूर होकर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करनी पड़ी। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेरेल्स्ट। संधि की शर्तें बिल्कुल सीधी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस करेंगे और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर भविष्य में कोई और ताकत हैदर अली पर हमला करती है तो वो उनकी सैन्य मदद करेंगे। यही वादा आगे चलकर एक बहुत बड़े विश्वासघात की वजह बना और वो विश्वासघात ही दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। जैसा कि हमने अभी देखा, अंग्रेजों ने मदद का वादा किया था, लेकिन 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि को साफ साफ तोड़ दिया और हैदर अली की कोई मदद नहीं की। ये था पहला धोखा। इसके बाद 1773 में अंग्रेजों ने हैदर के राज्य में मौजूद फ्रांसीसी बस्ती माहे पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया।
ये तो हैदर की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बदला लेने की ठानी और एक बार फिर मराठों और निजाम के साथ एक त्रिगुट संधि कर ली। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर जोरदार हमला किया और इसी के साथ शुरू हो गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। उन्होंने अंग्रेज जनरल बेली को बहुत बुरी तरह हराया और अक्टूबर 1780 में आरकाट पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध की शुरुआत में तो हैदर का पलड़ा भारी था, लेकिन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी कूटनीतिक चालों से खेल को पलटने की कोशिश की। उसने निजाम को गुंटूर का इलाका देकर और मराठा सरदारों सिंधिया और भोंसले को अपनी तरफ मिलाकर हैदर के बनाए हुए त्रिगुट को तोड़ दिया। अब हैदर एक बार फिर अकेले पड़ गए। 1781 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टो-नोवो, पोलीलूर और शोलिंगलूर की लड़ाइयों में हैदर को कई बार हराया, लेकिन हैदर ने गजब का जज्बा दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकूट को हराने में कामयाब भी रहे। लड़ाई अभी चल ही रही थी कि एक युग का अंत हो गया। युद्ध के दौरान घायल होने की वजह से 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन मैसूर का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। युद्ध का नेतृत्व अब उनके काबिल बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में था और उसने इस लड़ाई को बिना रोके जारी रखा। पिता की मृत्यु के बाद भी टीपू सुल्तान ने पूरे 1 साल तक युद्ध को बड़ी कामयाबी से जारी रखा, लेकिन मार्च 1784 तक दोनों ही पक्ष बुरी तरह से थक चुके थे। न तो अंग्रेज अब युद्ध को और खींचने की हालत में थे और न ही टीपू उन्हें कोई निर्णायक हार दे पा रहे थे। इसलिए मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाने पर सहमति जताई और इस तरह ये युद्ध बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गया। लेकिन इस संधि से हर कोई खुश नहीं था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इस नतीजे से इतने नाराज थे कि उन्होंने मद्रास के गवर्नर पर तंज कसते हुए कहा था, ये लॉर्ड मकार्टनी कैसा आदमी है? मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वो संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। इससे पता चलता है कि अंग्रेज इस संधि को अपनी एक हार के तौर पर ही देख रहे थे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि वो अपने समय से बहुत आगे का एक शासक था, जिसने कई तकनीकी और प्रशासनिक इनोवेशंस किए। तकनीक और सेना के क्षेत्र में उन्हें भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखवाया था, जिसमें रॉकेट चलाने का तरीका बताया गया था। साथ ही उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन मॉडल पर ऑर्गेनाइज किया। प्रशासन में भी उन्होंने बड़े सुधार किए। उन्होंने नई करेंसी, नापतौल की नई यूनिट्स और एक नया कैलेंडर भी शुरू करवाया। सबसे बड़ा कदम था जागीर देने की प्रथा को खत्म करना, जिससे लैंड रेवेन्यू सीधे राज्य के खजाने में आने लगा। इकोनॉमी और नेवी पर भी उनका खास ध्यान था। उन्होंने मैसूर में सबसे पहले रेशम उत्पादन की शुरुआत की और अपनी दूर की सोच दिखाते हुए 1796 में एक नेवल बोर्ड बनाया, 22 जंगी जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार किया और डॉकयार्ड भी बनवाए। टीपू की सोच सिर्फ मैसूर तक ही सीमित नहीं थी। उनकी कूटनीति, उनकी विचारधारा और उनकी धार्मिक नीति भी बहुत दिलचस्प थी। वो एक महान डिप्लोमैट थे, जिन्होंने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। फ्रांसीसी क्रांति में तो उनकी गहरी दिलचस्पी थी। 1797 में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद की और खुद इसके सदस्य भी बने, जिसके बाद उन्हें नागरिक टीपू भी कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मैसूर और फ्रांस की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। अब उनकी धार्मिक नीति को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। कुछ उन्हें कट्टर मानते हैं, लेकिन उनके काम एक अलग ही कहानी बताते हैं। 1791 में जब मराठों ने श्रृंगेरी मंदिर को नुकसान पहुंचाया, तो टीपू ने ही मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की मरम्मत के लिए पैसे दिए थे। साथ ही उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले में मौजूद श्रीरंगनाथ मंदिर की पूजा में भी कभी कोई दखल नहीं दिया। टीपू की बढ़ती ताकत और फ्रांस से उनकी नजदीकियां अंग्रेजों को एक पल भी चैन नहीं लेने दे रही थीं। और बस यहीं से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जमीन तैयार हुई, जो टीपू के लिए एक डिप्लोमैटिक घेराबंदी साबित हुई। अंग्रेजों ने बहुत ही छलपूर्ण नीति अपनाई। 1788 में कंपनी ने निजाम को एक पत्र लिखा, जिसमें उसे टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। टीपू ने इसे संधि का सीधा उल्लंघन माना। युद्ध का जो तात्कालिक कारण बना, वो था टीपू का त्रावणकोर पर हमला। 1789 में टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया, जिसका राजा अंग्रेजों का दोस्त था। अंग्रेजों ने टीपू पर यह भी आरोप लगाया कि उसने फ्रांसीसियों से कोई सीक्रेट डील की है। इसी हमले को बहाना बनाकर अंग्रेजों ने अपनी डिप्लोमेसी का जाल बुना और मराठा और निजाम को टीपू के खिलाफ एक मजबूत महागठबंधन में शामिल कर लिया। इस बार टीपू हर तरफ से घिर चुका था और पूरी तरह अकेला पड़ गया था। ये युद्ध 3 फेज में लड़ा गया और इसका नेतृत्व खुद गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने किया। पहले फेज में 1790 में जनरल मेडोज ने हमला किया।
लेकिन टीपू की मजबूत रणनीति के आगे उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद दूसरे फेज में दिसंबर 1790 में खुद गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेना की कमान संभाली। 1791 में वो श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच भी गया, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। आखिरकार तीसरे फेज में कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम की सेनाओं की मदद से श्रीरंगपट्टनम के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी इस क्रूर रणनीति के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद कहा था, हमने अपने मित्रों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को प्रभावी ढंग से पंगु बना दिया है। ये दिखाता है कि उसकी चाल कितनी सोची समझी थी। अब किले में घिर जाने के बाद टीपू सुल्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्हें मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की एक बेहद अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि की शर्तें मैसूर के लिए विनाशकारी थीं। देखिए, क्षेत्र का भारी नुकसान हुआ। टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ गया। उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। युद्ध के हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम अंग्रेजों को देने का आदेश हुआ और सबसे अपमानजनक शर्त थी बंधक पुत्रों की। जब तक यह हर्जाना नहीं चुकाया जाता, तब तक टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहना था। इस संधि का असर बहुत गहरा हुआ। इसने मैसूर की आर्थिक और सैन्य शक्ति की कमर ही तोड़कर रख दी और टीपू सुल्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। श्रीरंगपट्टनम का ये अपमान टीपू सुल्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने और अंग्रेजों को खदेड़ने का फैसला कर लिया और बस यहीं से चौथे और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। टीपू ने इस आखिरी संघर्ष के लिए इंटरनेशनल मदद हासिल करने की कोशिश की। उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी का सहारा लिया, फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क साधा और नेपोलियन बोनापार्ट से भी खतों की ताबत की। उसने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस में भी अपने दूत भेजे। टीपू की इन कोशिशों पर अंग्रेजों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे एक गंभीर खतरा माना और इस बार उसने मैसूर को जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका नतीजा शायद पहले से तय था। श्रीरंगपट्टनम का पतन और टीपू की शहादत। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम से वादा किया कि जीत के बाद जो भी मिलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। मार्च 1799 में ब्रिटिश सेनापतियों आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट ने मैसूर पर 3 तरफ से एक साथ हमला कर दिया। लगातार हार के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ली। अंग्रेजों ने 15 दिनों तक किले को घेरे रखा और फिर आया 4 मई 1799 का वो दिन। किले के दरवाजे टूट चुके थे और टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चले एक गौरवशाली संघर्ष का अंत हो गया। टीपू की शहादत के बाद हैदर अली और टीपू के बनाए उस शक्तिशाली मैसूर साम्राज्य का अंत कर दिया गया। साम्राज्य को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। टीपू के परिवार को पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया गया। इसके बाद विजेताओं ने मैसूर को आपस में बांट लिया। अंग्रेजों के हिस्से में कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम जैसे जरूरी और रणनीतिक इलाके आए। निजाम को गुट्टी, गुर्रमगोंडा और चित्तल दुर्ग के कुछ हिस्से मिले। मराठों को भी सूंदा और हारपेनल्ली का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया तो अंग्रेजों और निजाम ने उसे भी आपस में बांट लिया। इस तरह एक महान साम्राज्य को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। मैसूर को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के बजाय अंग्रेजों ने एक और चालाक चाल चली। उन्होंने वाडियार वंश को फिर से स्थापित कर दिया। मैसूर के बचे खुचे मुख्य भाग पर पुराने हिंदू राजवंश यानी वाडियार वंश के एक नाबालिग राजकुमार कृष्णराज को गद्दी पर बिठा दिया गया, जो एक कठपुतली शासक से ज्यादा और कुछ नहीं था। और अपने पूरे कंट्रोल की मुहर लगाने के लिए अंग्रेजों ने इस नए शासक के साथ एक सहायक संधि कर ली। इस संधि का मतलब था कि मैसूर अब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन था। इस तरह आखिर में विजेता अंग्रेज ही रहे। इस शानदार सफलता के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि से सम्मानित किया गया और मैसूर से फ्रांसीसी प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आइए इन चारों युद्धों को इस समरी टेबल के जरिए एक नज़र में फटाफट समझ लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये टेबल हमें पूरी कहानी का एक क्विक ओवरव्यू देती है। पहला युद्ध 1767 से 69 तक चला, जिसमें हैदर अली ने लॉर्ड वेरल्स्ट की अंग्रेजी सेना को हराया और मद्रास की संधि हुई। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक, जिसमें हैदर और फिर टीपू ने वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस युद्ध में हैदर की मृत्यु हुई और ये मंगलौर की संधि के साथ बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ।
तीसरा युद्ध 1790 से 92 तक टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ, जिसका अंत श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि से हुआ, जिसने टीपू को बहुत कमजोर कर दिया। और अंत में चौथा युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेज़ली के सामने टीपू सुल्तान ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये टेबल हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे हैदर की शुरुआती जीत से लेकर टीपू की आखिरी शहादत तक मैसूर का पतन हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।